नमस्ते सर। नमस्ते, टेक योर सीट। थैंक यू सो मच सर। आप गौरव हैं? यस सर। गौरव, हिंदी में सहज हैं? यस सर। हिंदी ही आपने माध्यम चुना भी है साक्षात्कार के लिए? यस सर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बातचीत शुरू कर सकते हैं। आपने शायद महसूस किया होगा कि आपकी कुर्सी को काफ़ी दूरी पर रखा गया है ताकि आप सुरक्षित महसूस करें, आपको ऐसा ना लगे कि आप असुरक्षित हैं। इसलिए यदि आप बिना मास्क के ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हो तो आप मास्क हटा भी सकते हैं। हटाना चाहेंगे? यस सर। हटा लीजिए। थैंक यू सर। सेटल्ड? यस सर। आपको स्वयं तो किसी किस्म के कोई लक्षण नहीं है? नहीं सर। ठीक है गौरव, तो मेरे ख्याल से बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय इस तरीके से दें कि आपका नाम, आपकी जाति, आपका धर्म, ये सब, इन सब का उल्लेख ना हो, ठीक है ना? बाकी जानकारियाँ हमें मिले। सर, मैंने अपने बेसिक एजुकेशन जो है सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल से वाराणसी से कंप्लीटेड किया है। उसके बाद सर मैंने कलिंगा यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया है। इसके साथ सर मैंने एनसीसी में ए और बी सर्टिफिकेट ग्रहण किया है। उसके पश्चात सर मैंने एसेंचर प्राइवेट लिमिटेड में 3 साल एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एनालिस्ट काम किया है सर। आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था और उसके बाद आप एक्सेंचर में काम करने गए। हालांकि एक्सेंचर इज़ नॉट अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग फर्म। यस सर। इट्स मोर ऑफ अ बीपीओ थिंग। यस सर। तो फिर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कोर एरिया की बजाय एक बीपीओ में काम करने का क्यों सोचा? नॉट दैट इट्स बैड, बट क्यों? सर उस समय मेरे ऊपर काफ़ी एजुकेशन लोन था, तो सर मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो ये थी कि मैं फाइनेंशियली थोड़ा सा सिक्योर हो जाऊँ। ठीक है, मेक सेंस। लेकिन फिर उसके बाद आपने उसे कंटिन्यू क्यों नहीं किया? आपने 3 साल में तो कुछ तरक्की की होगी, आपको काम पसंद नहीं आ रहा था? नहीं सर, मैंने प्रमोशन भी पाया था, पर सर मेरा जो प्राइम टारगेट था वो था कि मैं इधर सिविल सर्विसेज की तरफ आऊँ शुरू से ही। तो इसलिए सर जब मैंने एजुकेशन लोन कंप्लीट कर लिया, मैंने फिल कर लिया, तो मैंने डिसाइड किया जॉब को क्विट करने के लिए, क्योंकि सर टाइम उस समय काफ़ी मैनेज नहीं हो पाता था, काफ़ी हेक्टिक मतलब शेड्यूल हो जाता था, तो पढ़ने के लिए टाइम काफ़ी कम मिलता था सर। ओके। सिविल सर्विसेज के बारे में आपने पहले से सोचा हुआ था, तो फिर आप बीटेक करने और बिना मतलब के अपने ऊपर इतना सारा कर्जा चढ़ाने क्यों गए? और सर बीटेक करने के लिए क्योंकि उसमें ज़्यादा जॉब सिक्योरिटी थी। ये सुनिश्चित था कि अगर मैं सिविल सर्विसेज नहीं भी क्लियर कर पाता हूँ तो मेरे पास एक एटलीस्ट जॉब रहेगी, मैं ज़्यादा मतलब सिक्योर फील करूँगा। चलिए, खैर कोई बात नहीं। आप तो वाराणसी से पढ़कर आए हैं। यस सर। वाराणसी पिछले कुछ समय से चर्चा में है, ये मानते हुए कि यह एक जापान के किसी शहर का जुड़वां शहर है। यस सर। कौन से शहर की बात सर होती है? क्योटो। क्या विशेष बात है? क्यों वाराणसी को क्योटो के साथ जोड़ा जाता है? क्योटो में ऐसी कौन सी खासियत है कि उसे टोक्यो से नहीं जोड़ते, उसे आओवा से नहीं जोड़ते, या किसी अन्य जापानी या अमरीकी शहर से नहीं जोड़ते? सर दोनों प्रमुख रूप से अपने कंट्री के सांस्कृतिक सिटीज़ के रूप में जाने जाते हैं। उनका एक अपना कल्चर है और विशेष रूप से काफ़ी पुराने हैं, इसलिए इन दोनों की मतलब समानता। यहाँ से वह सवाल आता है कि अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें जी सर। तो आप पाएंगे उत्तर प्रदेश में काशी है, प्रयागराज है, पहले हरिद्वार भी उत्तर प्रदेश में ही था। उत्तर प्रदेश तक हम पाते हैं कि गंगा के किनारे जो शहर बसते हैं वे, उनके लिए गंगा केंद्रीय धुरी होती है और सांस्कृतिक महत्व उनका बनता है। सर बिहार पहुंचते ही गंगा अचानक एक नदी हो जाती है। बिहार में गंगा के किनारे सांस्कृतिक नगरियाँ, धार्मिक स्थल, तीर्थ स्थल क्यों नहीं तैयार होते जैसे कि उत्तर प्रदेश में तैयार होते? यस सर। सर कुछ सिटीज़ हैं, जैसे पाटलिपुत्र जो था सर वो बहुत ही पुराना सिटीज़ है, पर उस तरह नहीं हो पाया जिस तरह शायद वाराणसी था, क्योंकि वाराणसी का इसके अतिरिक्त भी सर काफ़ी महत्व हो गया, जैसे कि उनको भगवान शंकर से जोड़ना। दूसरा सर कि जैसे मृत्यु होने के बाद श्राद्ध के लिए लोग वहाँ जाते हैं। यही तो मेरा सवाल है। यही सब तो सांस्कृतिक घटक हैं जिनकी वजह से मैं पूछ रहा हूँ कि बिहार में आके गंगा उतनी पवित्र क्यों नहीं मानी जाती कि उससे पहले उसके अंदर पैदा होना भी महत्वपूर्ण है, मरना भी महत्वपूर्ण है, शादी भी महत्वपूर्ण है, सब कुछ महत्वपूर्ण है, और उसके बाद वो एकमात्र नदी हो जाती है जिसमें डॉल्फिन इधर उधर जाती है। यस सर। मेरे को लगता है सर इसका कल्चरल इवोल्यूशन इस तरह का है कि ज़्यादा प्राथमिकता शायद काशी, प्रयागराज इस तरह के सिटीज़ को मिला। सर दूसरा और एक बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है सर, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश है सर वो ज़्यादा सेंट्रल में है भारत के, तो जो सर उत्तर दक्षिण से जो पथ जाता था। चलिए, भूगोल तो आपका विषय है। यस सर।
मुझे बताइए कि भागलपुर से निकलकर यस सर। गंगा और इसे हिंद महासागर तक पहुंचाई, बंगाल की खाड़ी तक पहुंचाई। सर भागलपुर और से नदी का क्या नाम होता जाता है ये भी बताइएगा जगह से। ठीक है सर। ये भागलपुर से सर निकलती है, फिर सर ये पश्चिम बंगाल में जाती है, जहाँ पे सर इसको फरक्का बैरेज होता है। उस फरक्का बैरेज के बाद ये सर वहाँ से हुगली रिवर निकलती है, फिर सर वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है गंगा। तो पद्मा कहाँ गई? बांग्लादेश के में जाने के बाद सर इसको पद्मा कहते हैं। तो पहले भागलपुर से निकली, हुगली हो गई। वहाँ से हुगली नहीं हुई सर, वहाँ से उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है। अच्छा, फरक्का बैरेज के पास है सर हुगली। फरक्का बैरेज से एक शाखा निकल गई जो हुगली हो गई, दूसरी शाखा चली गई बांग्लादेश में। वहाँ क्या हुआ? इसको पद्मा के नाम से जाना। इसी का नाम पद्मा हो गया या कोई नदी आके मिल गई? नहीं सर, पहले इसी को गंगा को ही पद्मा के नाम से जाना जाता है, फिर ब्रह्मपुत्रा जब मिलती है सर तो इसका नाम शायद, सर मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा। देखा, बिहार के लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है गंगा, तो सोच ही नहीं पा रहे उसके बाद। चलिए कोई बात नहीं सर, आप बात करें। ओके, सो आप एनसीसी ए और बी सर्टिफिकेट दोनों किए हो? यस सर। तो ए में आपने .22 से फायरिंग की होगी और बी में 303 से किया होगा। मौका मिला नहीं मिला? नहीं, फायरिंग की है सर। मैं ये अच्छे से रिकलेक्ट, .225 से तो मुझे को याद है। अच्छा ठीक है, .22 से अगर हमें फायर करना है यस सर, या 303 से फायर करना है, तो फायरिंग के वक्त हमें 3 विशेष बात पर की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि फायरिंग सही टारगेट पर हो। बताइए वो 3 प्रिकॉशंस क्या क्या है? सर सबसे पहले तो ये हाथ हिलना नहीं चाहिए सर, मजबूत पकड़, बहुत मजबूत पकड़ होनी चाहिए। यस सर दूसरा यहाँ पे उसका जो गट होता है यहाँ पे होना चाहिए ताकि रिकॉल जब हो तो वो चोट नहीं लगे। और तीसरा सर कि लाइन एक तो टारगेट, और सर जो उसका मैं बता भूल गया, आप बैक साइड का यू, फॉर साइड का नो। हाँ, ये क्या होना चाहिए? लाइन में, एक लाइन में। बोले ट्रिगर ऑपरेशन कैसे होना चाहिए? तीसरा सर मैं सॉरी सर, 2 ट्रिगर ऑपरेशन होता है, पहले थोड़ा सा दबाते हैं, फिर उसके बाद लास्ट सीधे दबा दीजिएगा ना तो गोली ऐसे ऐसे होने लगेगा। ओके, थैंक यू सो मच सर। सार्जेंट और आपको अंडर अफसर में क्या डिफरेंस है? सॉरी सर, जो आपका हेड होता है स्कूल में उसको सार्जेंट कहते हैं। जब 11th 12th के में चले जाते हैं, कॉलेज में चले जाते हैं, उसके हेड को कम से कम इतना तो बता सकते हैं, अंडर अफसर कहते हैं। चलिए, आप भूगोल के विद्यार्थी हैं, इकोनॉमिक भूगोल भी पढ़ते हैं। इंडिया का ग्लोबल जो इंडेक्स है हमारा इकोनॉमी का, बिजनेस का, टॉप 50 में आ गया, 48 हो गए रैंक। बताइए इससे, इस रैंक के है ना अच्छा हो जाने से भारत की इकोनॉमी पर भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा? सर ये कौन सा इंडेक्स में? अच्छा, नहीं पता, ग्लोबल कोई बात कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स? नहीं, इसको कहते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक इंडेक्स, ग्लोबल बिजनेस इंडेक्स। नहीं सर, इसके बारे में जानकारी नहीं। कोई बात नहीं। छः बताइए, आप भूगोल के किस पक्ष में अच्छे हैं जिससे मैं प्रश्न पूछूं? सर मैं दोनों में, फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी दोनों में। दोनों में, कोई बात नहीं। देखिए, फिजिकल और ह्यूमन दोनों में, दोनों का अप्लाई कर लेते हैं। अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर ग्रेट प्लेन में चलते हैं तो हमारा जो स्किन कलर है, आपको पश्चिम में वाइटिश है और जब बंगाल तक आते आते ब्राउनिश और ब्लैकिश हो जाता है। इसमें फिजिकल एनवायरनमेंट का क्या रोल है? रोल ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट डिटरमाइनिंग स्किन कलर। सर जब हम पश्चिम की तरफ होते हैं तो सर हमारी इक्वेटर से थोड़ी सी दूरी ज़्यादा होती है, और जब एक ही इक्वेटर पे लेते हैं, स्टार्ट फ्रॉम इक्वेटर, जैसलमेर स्टार्ट फ्रॉम इक्वेटर, आप वहाँ से लो। सर ऐसे जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है सर और धूप, वो तो एक ही लैटिट्यूड में। सॉरी सर, यहाँ फिजिकल इन्वायरमेंट का फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, माइग्रेशन का ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जो माइग्रेंट शुरू में आए वो आपको मार्जिन्स में मिलेंगे, ईस्ट में मिलेंगे। हाँ सर। तो लंबे समय तक ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रहने का मेलानाइन सिक्रेशन ज़्यादा हो गया, यही आपको नॉर्थ से साउथ में ट्रेंड मिलेगा। अच्छा बताइए, जो हमारा रेसियल कंपोजिशन है आपको ग्रेट प्लेन का, उसमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, और जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है वहाँ पर जो रेसियल एलिमेंट्स है उसमें आपको डाइवर्सिटी कम है। क्या कारण? सर इसका प्राइम रीजन तो सर माइग्रेशन है। सर क्योंकि सबसे पहले जो निग्रेटोज है
वो सर जो मतलब नेग्रेटो है सर, उसके बाद मेडिटेरियन है, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा बताइए, विश्व में ऐसे रेस का नाम बताइए जो हमारे इंडिया में नेग्लिजिबल है, वो रेसियल एलिमेंट जो भारत कोकोसाइड। में कौन सा? कोकोसाइड। कॉक्साइड। कॉक्साइड तो मोस्ट डोमिनेंट है, हम सब बैठे हुए कॉक्साइड है। नॉर्दर्न इंडिया का या सेंट्रल इंडिया का मेन पॉपुलेशन तो कॉक्साइड ही है। सर नेग्रिटो भी बहुत कम है सर, अंडमान निकोबार और मेघालय। हाँ, निग्रिटो नेग्लिजिबल है, ये आपने सही। ओके, थैंक यू, थैंक यू सर। गौरव, यस सर। आपने KIIT से बीटेक किया? यस सर। बीटेक के बाद क्या एमटेक की भी पढ़ाई की? नहीं सर। अच्छा, सिर्फ बीटेक किया। उसके बाद एक्सेंचर में आपने 3 साल नौकरी की। यस सर। क्या काम करते थे? और सर मैं एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एनालिस्ट था। मेरा जो प्राइम टास्क था सर, पहली बार सर जो था एक्सपेंस ऑडिटिंग का था, दूसरा टाइम ऑडिटिंग का था, तीसरा था टीम इवेंट मैनेजमेंट करना, और सर मिसलिनियस जितने भी वर्क्स होते थे जैसे मैनेजर को हेल्प करना, उस तरह के सर काम। इसमें से कोई भी काम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए तो है नहीं, मतलब जो आपको ट्रेनिंग या स्किल दी गई? यस सर। आप कितने साल तक रहे उड़ीसा में? सर 4 साल। किस जगह पे रहते थे? सर भुवनेश्वर। शहर के नाम की अंग्रेजी में स्पेलिंग बता सकते हैं? यस सर। सर BHUNESWAR। भुवनेश्वर। भुवनेश्वर सर, NESWAR। ठीक है, फिर भी 1-2 रह गए। बहरहाल, ये बताएं, जेंडर सशक्तिकरण के लिए बिहार सरकार अभी क्या क्या उपाय कर रही है? सर जेंडर सशक्तिकरण के लिए सबसे सर जो प्रमुख 7 निश्चय योजना है सर, उसमें महिलाओं को रिजर्वेशन, जैसे कि सर पंचायत में रिजर्वेशन 50% कर दिया गया है। उसके अलावा सर जैसे कि पुलिस और सर जो बाकी की राजकीय रोजगार है सर, उस पर भी उनका रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा सर जैसे जो छोटी बच्चियां हैं सर, उनके लिए साइकिल की व्यवस्था ताकि वो स्कूल जा पाएँ। और प्रशासनिक सेवाओं में महिला प्रत्याशियों के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित हैं? सर 33%। 1/3 है। और पंचायतों में? सर 50%। तो राजनीतिक कार्यों में 50% और प्रशासनिक कार्यों में 33% रिजर्वेशन, क्या लगता है, या तो राजनीतिक कार्य में रिजर्वेशन आवश्यकता से ज़्यादा दे दी गई है, और अगर वो ठीक है इसका मतलब प्रशासनिक कार्य में रिजर्वेशन आवश्यकता से कम दी गई है, ये भेदभाव क्यों? सर जो राजनीतिक जो रिप्रेजेंटेशन है सर, वहाँ पे लीडरशिप में मतलब वुमेन का रिप्रेजेंटेशन होगा सर, वो लीडरशिप में होगा। वहाँ पे ज़्यादा वो पॉलिसी मेकिंग में और ज़्यादा मतलब उनका बहुत ही लीडरशिप में मतलब होने से सर ज़्यादा वो काम कर सकती हैं, अपने आप को ज़्यादा रिप्रेजेंट कर सकती हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन में सर मेरे को लगता है आर्टिकल 16 के अकॉर्डिंग उसकी कुछ बाध्यताएं भी होंगी, तो सर उसमें भी अमेंडमेंट करना पड़ेगा शायद, इसलिए नहीं होगा सर, मैं श्योर नहीं हूँ सर लेकिन इसके बारे में। अच्छा, अभी भारत सरकार पिछले कई दशकों से यह संघर्ष कर रही है कि संसद में भी एक विधेयक पारित हो जाए और संसद में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित कर दी जाए। सर क्या अवरुद्ध है, दिक्कतें क्या है? सर सहमति नहीं बन पा रही है। क्यों? सर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी बहुत लो है सर, तो मेरे को लगता है सर कि कहीं ना कहीं एक लीडरशिप पे ज़्यादा महिलाएं रहती तो उसको ज़्यादा जल्दी वो पास कर पाती। अभी सर मेरे को लगता है कि पॉलिटिकली ज़्यादा इसको मतलब सर बहुत प्रायोरिटी पे नहीं लिया जाता है, इसलिए शायद ये नहीं पास हो पा रहा है। और सर एक रीज़न और भी था कि जब ये बिल आया था सर, तो उस समय मेजॉरिटी पार्टी नहीं था, कोalition गवर्नमेंट था, तो सर सामंजस्य बैठाने में काफ़ी दिक्कत होती है वैसे समय में। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती राबड़ी देवी। तो वो तो एकमात्र है, उसके बाद तो कोई बना नहीं है। यस सर। और वो हाल की बात है। यस सर। क्या बात है, बिहार के जो पुरुष नेता हैं वो महिलाओं को अवसर क्यों नहीं दे पा रहे हैं? सर इसमें सिर्फ मतलब राजनेताओं को कहना सर उचित नहीं होगा। जो हम लोग का सांस्कृतिक ढांचा है सर, अभी वहाँ पे महिलाओं को ये एक्सेप्ट करना कि वो लीडरशिप पोजीशन में हो, वो नहीं है सर। जैसे बिहार की सांस्कृतिक ढांचे की 4 प्रमुख खामियों को उजागर करें। सर सर्वप्रथम तो यही है सर कि महिलाओं को मतलब इक्वलिटी नहीं है। दूसरा सर है कि जाति प्रथा अभी भी काफ़ी डोमिनेंट है। सर तीसरा है कि हमें अपने ऊपर मतलब गर्व नहीं होता, हमें अपने कल्चर पे रीजनल कॉन्शियसनेस कम है सर। और सर चौथा अभी भी सर रूढ़िवादिता काफ़ी है। बिहार की सांस्कृतिक उपलब्धियों पर गर्व करने के 4 ठोस कारण बताएं।
सर बिहार जो था वो इंडियन जो सिविलाइजेशन है उसका इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस रहा है सर। ये एंशियंट टाइम में सर एजुकेशन का बहुत बड़ा हब था। तीसरा सर कि दो जो सबसे प्रमुख किंगडम हुए सर, मगध और गुप्ता, जो उनका भी ये काफ़ी बड़ा सेंटर था सर। और यहाँ आर्किटेक्चर एंड आर्ट में भी सर काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। ये चारों उपलब्धियां प्राचीन काल की हैं। यस सर। क्या आपको लगता है कि मध्यकाल और आधुनिक काल में बिहार की संस्कृति में गर्व करने का कोई आधार नहीं है? जी सर, बिल्कुल गर्व करने का है सर, जैसे कि मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग, इसके अलावा सर हमारे यहाँ भाषाई विविधता भी है, जैसे भोजपुरी हुई, मिथिला के लोग मिथिला बोलते हैं सर। भोजपुरी को अभी तक भाषा का दर्जा क्यों नहीं मिल पाया है? भोजपुरी को शेड्यूल लैंग्वेज का, और सर मेरे को लगता है कि भोजपुरी जो डेवलप्ड हुई है काफ़ी एंशियंट नहीं है, और इसके बारे में इसको लेके काफ़ी कंसेंसस भी नहीं है। और सर एक रीजनल कॉन्शियसनेस जो होना चाहिए लैंग्वेज को लेके वो भी सर कम है। तो बहुत कम इसका डिमांड, मतलब फोर्सफुली डिमांड काफ़ी कम होता है पॉलिटिकली भी और लोगों के द्वारा भी। क्या कभी बिहार सरकार ने औपचारिक रूप से केंद्र सरकार से ये मांग रखी है कि भोजपुरी को भी अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया जाए? मेरे को सर एग्जैक्ट नहीं मालूम है, लेकिन इस पर सर बातचीत चल रही है। ठीक है गौरव। गौरव, चूँकि आप ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात कर ही रहे हैं तो बता सकते हैं कि बिहार की अपनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी हैं और कौन कौन सी हैं? सर मुझे दो के बारे में मालूम है, हिंदी और उर्दू। बस यही दो हैं या और भी है? सर मुझे मालूम नहीं, सॉरी सर। चलिए खैर कोई बात नहीं। ये बताइए कि बिहार राज्य में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस कौन कौन सी? सर टोटल 12 हैं। अभी सासाराम एक है उसमें से सर, दूसरा बेतिया है, तीसरा भागलपुर, चौथा मुजफ्फरनगर, और सर और मुझे याद। अगर हम बिहार में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को देखें तो बिहार चूँकि बहुत पॉपुलेशन के लिहाज से बहुत डेंस जगह है, आपको नहीं लगता कि ऐसे में देयर इज़ नो लॉजिक, कि कोई कारण नहीं है कि इसमें इंटरमीडिएट जो टियर है वह रहे, गांव के स्तर पर गांव पंचायत और उसके बाद सीधा जिला पंचायत हो? तो क्योंकि अच्छी खासी पॉपुलेशन जो है वो हेडक्वार्टर्स के आसपास है, बड़ी आसानी से हैंडल कर सकते हैं। हम लोगों को ब्लॉक पंचायत की भूमिका क्या है? सर ब्लॉक पंचायत मेनली जो सर उसका काम होता है वो ग्राम पंचायत को की देख रेख करना है, उनकी आवश्यकताओं को समझना है, और सर उसका पाइवटल रोल है, क्योंकि जो सर वीडियो होते हैं वो वहाँ पे बैठते हैं, उनका रोल है सर। जो फिर से वार्ड मेंबर्स होते हैं वो वहाँ से मतलब काम करते हैं सर, तो उसका देख रेख के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है सर। और सर एक तरह से वो लिंक की तरह काम करता है। आप मुझे बता सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल लिस्ट के हिसाब से जो इंटरमीडिएट टियर होता है उसके सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? सर जहाँ तक मुझे मालूम है सर, मेन जो उनका टास्क होता है पंचायत पे की देख रेख करना। तो उनके पास ऐसा कोई विषय नहीं है जिसमें विधायन करने का काम उनका है? सर जहाँ तक मुझे मालूम है उनका मेनली रिकमेंडेटरी नेचर होते हैं सर। क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं आप? यस सर। बताइए कौन है बिहार क्रिकेट टीम के कप्तान? सॉरी सर, मुझे मालूम नहीं। और भारत की क्रिकेट टीम के कप्तान? विराट कोहली सर। मैंने तो नहीं बोला था कि पुरुष टीम के कप्तान चाहिए। सॉरी सर। महिला टीम के कप्तान कौन है? सर पहले तो मिताली राज थी, अभी सर सॉरी सर रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं गौरव, आपसे बात करके हम लोगों को अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। आइए गौरव, बैठिए। गौरव, 6 तारीख को है आपका इंटरव्यू? यस सर, थैंक यू सो मच। 5 दिन बचे हैं आपके पास? यस सर। बताइए आपके हिसाब से इंटरव्यू कैसा गया, किन एरियाज में आपने ठीक किया और कहाँ लग रहा है कि सर 5 दिन में मैं कुछ समय इन चीज़ों पे ध्यान दूंगा? सर मुझे लगता है सर अच्छा नहीं था, हॉरिबल था मेरे लिए। नहीं, हॉरिबल तो भयानक शब्द है, हॉरिबल तो कतई नहीं था। पर बताइए क्या कौन से एरियाज लग रहे हैं जहाँ अभी अब और इम्प्रूव कर सकते हैं? सर मैं हिंदी में मतलब मेरे को थोड़ा सा तकलीफ हो रही है बोलने में सर। मुझे भाषा को लेकर तो बहुत हम लोगों को चिंताजनक स्थिति नहीं दिखाई दी। ये ठीक है कि एक आध जगह पर ऐसा लगता है कि जो शब्द हैं वो अंग्रेजी वाले शब्द आप आने दीजिए, कोई चिंता की बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसमें कोई ख़ास परेशानी नहीं दिखाई दे रही। ऐसा नहीं लग रहा कि आप असहज हैं।
देखिए गौरव, आप अच्छे विद्यार्थी हैं, सामान्यतः एक कैंडिडेट के तौर पर आप अच्छे लग रहे हैं, आपकी एंट्री अच्छी है। मैं आपके ड्रेस पर अभी कमेंट नहीं कर रहा हूँ, ये एज्यूम करते हुए कि आप यही नहीं पहन रहे हैं इंटरव्यू में, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा फॉर्मल चाहिए, ट्राउजर्स ठीक है, लेकिन वहाँ पर या तो आप मोस्ट लाइकली ब्लेजर पहनेंगे या देख लीजिए जो आपका अधिक फॉर्मल दिखाई देना चाहिए, अभी थोड़ा सा कम फॉर्मल दिख रहा है, ठीक है, इसलिए ड्रेस पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मली आपका एंट्री अच्छी है, वॉइस लेवल अच्छा है, वर्बल कम्युनिकेशन अच्छा है, यानी कि कुल मिलाकर आप साफ सुनाई दे रहे हैं, आवाज़ का स्तर ठीक है, गति भी ठीक है, आई कांटेक्ट ठीक है, फ्लो अच्छा है। 2 एरियाज़ में आप थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। एक पोस्चर में, बैठने का तरीका ठीक है, लेकिन आपका थिंकिंग पोस्चर जो है उसमें एक फेशियल एक्सप्रेशन आ रहा है, जो एक्सप्रेशन इनफॉर्मल जैसा लगता है, ठीक है। तो उसे आप थोड़ा सा और प्लेन रख सकते हैं, जिसका मतलब है कि आप अधिक फॉर्मल दिख सकते हैं। हैंड मूवमेंट नॉर्मली नहीं है, लेकिन कुछ जब आप बहुत रम के कुछ बोलते हैं तो भूल जाते हैं कि आपको हैंड मूवमेंट नहीं करना है, और फिर आप बाकायदा हाथ से भूगोल सिखाने लगते हैं, ठीक है ना सर। तो उसे आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए किसी व्यक्ति को बहुत हैंड मूवमेंट कब करना पड़ता है, तब करना पड़ता है जब उसको यकीन होता है कि वर्बली वो अपनी बात नहीं कह पा रहा है, ठीक है ना। तो सामान्यतः जब कैंडिडेट्स बहुत हैंड मूवमेंट करते हैं तो बोर्ड मेंबर इसे पॉजिटिवली नहीं लेते, वो मान के चलते हैं कि आत्मविश्वास व्यक्ति में ही कम है कि मैं अपनी बात आवाज़ में, अपनी भाषा में बता सकता हूँ, इसलिए वह हाथ से उसे सप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा काम कर सकते हैं। आत्मविश्वास आपका अच्छा है, सामान्यतः अवेयरनेस लेवल एक आध जगह पे, जैसा आपने कहा, लगता है कि थोड़ा सा और ब्रशअप कर लेंगे, 2-4 दिन का समय है, आप उसका इस्तेमाल कर लेंगे तो अच्छा होगा। बाकी चीज़ें यूजुअली अच्छी हैं। अगर मुझे और डिग करेंगे तो मैं 2 सलाह और दे सकता हूँ। एक थोड़ा सा है कि नेक मूवमेंट स्पेशली शुरू में ज़्यादा है, ठीक है, और वो नेक मूवमेंट इनडिस्क्रिमिनेटरी है, मतलब ऐसा नहीं पता लगता कि आप सहमति के लिए गर्दन हिला रहे हैं या अपने आप गर्दन हिल रही है, ठीक है। तो उसे स्टिफ नहीं करनी है, नेक स्टिफ नहीं चाहिए, सहज रखें, और उसमें थोड़ी कम गति कर लेंगे तो अच्छा होगा। तो ये एक चीज़ है जिस पर आप चाहें तो कर सकते हैं। एक आध जगह पे वर्बल कम्युनिकेशन में मेरे को जैसे शब्द आते हैं, सामान्यतः ये नॉर्थ इंडिया, दिल्ली और उसके आसपास के लोगों की वोकैबुलरी में देखते हैं, जो आपके पास क्यों आ रहे हैं इसका कारण नहीं समझ में आता। लेकिन फिर भी अगर आपके नियंत्रण में हो तो जैसे मुझे, मेरे को की जगह अच्छा विकल्प, हाँ सर, और स्टैंडर्ड भी है, तो आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन ये कोई बहुत चिंताजनक बात नहीं है, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। बाकी चीज़ें आप अच्छे से कर रहे हैं, परेशानी जैसी कोई चीज़ नहीं है, आपका बैकग्राउंड अच्छा है, आप अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, आपके पास जॉब का भी अनुभव है, चीज़ें ठीक से हैंडल कर रहे हैं, तो आई एम श्योर यू विल डू वेरी गुड। थैंक यू सो मच सर। ठीक, मैं जा सकता हूँ? जी। थैंक यू सो मच सर।